हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल शिवांश स्टडी। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे एसएसटी को लेकर कि एसएसटी के एग्ज़ाम में कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, सब क्वेश्चंस मैं इसमें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैंने इसका एक पार्ट 1 लेक्चर 1 भी बनाया है, जो कि मैंने उसमें आपकी 2 बुक को कवर किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एसएसटी का इस जो ये आपका एग्ज़ाम होगा टर्म 2 का, उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, मैं आप सभी को कहता हूँ कि आजकल बच्चों को ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, ना उन्हें ज़्यादा टाइम मिल पाता। ठीक है, तो बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाएँ। उन्हें ज़्यादा पढ़ने के लिए ना कहा जाए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए मैं ये लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, इसमें आपके जो भूगोल जियोग्राफी है क्लास 9th की, उसमें जो टर्म 2 है आपका, उस टर्म 2 में आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, आपके चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 दो चैप्टर आ रहे हैं। जिस चैप्टर 4 का नाम है जलवायु क्लाइमेट, एंड चैप्टर 5 का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 चैप्टर आपका आ रहा है। एनसीईआरटी बुक से मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए और इसमें कवर करेंगे हम। ठीक है, तो 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आप देखो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, वो आपके सामने आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख सकते हो, जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2019, 2020। आप लोग देख सकते हो पिछले 6 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसका उत्तर मुझे लगता है कि सभी को पता होगा। जिस जिस भी स्टूडेंट ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर में बिल्कुल हाईलाइट करके इस पॉइंट्स को बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में। तो इसका आंसर है मनसिन राम। ठीक है, ये बिल्कुल हाईलाइट करके बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लेना। और अगर अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो मैं उस चैप्टर को, क्लास 9th की तैयारी हो रही है हमारे इस चैनल पर सभी पूरी तरीके से एसएसटी की, आपको अच्छा स्कोर 90+ करवाने के लिए। अगर आपने टर्म 2 के सिलेबस अभी तक चैप्टर्स नहीं पढ़े जो टर्म 2 में आ रहे हैं, सभी चैप्टर चैनल पर अपलोडेड हैं। आपको प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप इन सभी चैप्टर्स को ज़रूर पढ़िए एक बार, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ, इसमें तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाया, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट, एमसीक्यूज, मैप वर्क, सब कुछ मैंने उसमें करा रखे हैं। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ ले तो आपको उससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। केवल एनसीईआरटी आप पढ़ लो, एनसीईआरटी से ही आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, बाहर के कोई भी बुक वगैरह नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती एडिशनल। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स में जो पूछा जाता है वो है मौसम और जलवायु में अंतर। जैसा कि चैप्टर जलवायु नाम है इसका, तो ये और मौसम, इन दोनों में आपको डिफरेंस करना है। ये एक डिफरेंस का क्वेश्चन, डिफरेंस करने के लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है स्टूडेंट एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, ये 3 मार्क्स में आएगा। देखिए 2014 में आया ये क्वेश्चन, 2015 में आया है ये क्वेश्चन, 2016 में, 2017 में एंड 2018, 2019, 2020। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले 6 सालों से आ रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है 3 मार्क्स में। कई बार जलवायु के बारे में ही आपसे पूछ लेता है कि जलवायु के किन्हीं तीन बिंदुओं का वर्णन कीजिए, या मौसम से क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछ लेता है कोई 3। तो अगर आपको अंतर पता है, दोनों के बारे में पता रहेगा, तो आप चाहे जलवायु के बारे में 3 मार्क्स में पूछे तो भी आप बता लोगे, मौसम के बारे में 3 मार्क्स में पूछे तो भी आप बता दोगे, एंड अगर आपसे ये जलवायु और मौसम में अंतर पूछता है तो भी आप बता दोगे। तो सबसे पहले मौसम को देखते हैं, मौसम क्या है। छोटी अवधि की वायुमंडल की दशाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है, जो छोटी अवधि की वायुमंडल की दशाएं हैं उसको हम मौसम कहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जलवायु किसको कहते हैं हम स्टूडेंट, जलवायु कहते हैं लंबी अवधि की, जो लंबी अवधि की वायुमंडल की दशाएं हैं उसको हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट पर हम मूव करते हैं अपने। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है,
जो मौसम है ना स्टूडेंट, मौसम ये क्या होता है, ये क्षण क्षण पर बदलने वाला होता है। मौसम दिन में कई बार बदलता है। आप देखते हो सुबह मौसम गर्म है, दोपहर में बरसात होगी तो क्या हुआ, शाम को मौसम ठंडा हो गया, बदलता है। लेकिन ये जो जलवायु है, जलवायु क्या होती है, यह दीर्घ काल तक एक समान रहती है। ये हमेशा एक लंबे समय के योग को कहते हैं, तो ये लंबे समय तक एक समान रहती है। और ये क्या होती है, मौसम जो है वो दिन भर में कई बार बदलता है या क्षण क्षण पर बदलने वाला होता है। थर्ड पॉइंट है, यह छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। मौसम जो है छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। आप देख सकते हो एक छोटे क्षेत्र मतलब एक एरिया में आप देखोगे यहाँ ठंडा है, यहाँ से आप मान लो ये कोई एरिया है, एक क्षेत्र है विशेष, ठीक है, मान लो ये यूपी है, यहाँ पर क्या है बहुत बारिश हो रही है, इस समय ठंडा है। वहीं आप देखोगे दिल्ली, एक क्षेत्र उससे सटा दिल्ली भी है, जहाँ पर आप देखो क्या बारिश ही नहीं हो रही है और यहाँ पर मौसम गर्म है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि आपके गांव में बारिश होती है लेकिन आप जहाँ रहते हो वहाँ बारिश नहीं होती। तो यही कारण है कि मौसम जो छोटे से एरिया को प्रभावित करता है, लेकिन जो जलवायु है वो एक विशाल क्षेत्र, बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोग देख सकते हो स्टूडेंट, कि तीसरा क्वेश्चन है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जलवायु को यानी प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आपके एग्जाम में आ चुका है, 2015 में आपके एग्जाम में आया, 2017 में, 2018, 2019 एंड 2020। आप देख सकते हो क्वेश्चन 5 सालों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखने का तरीका देख लो, लिखते कैसे। कुछ बच्चे इस तरीके से लिखते हैं कि टीचर को देख करके चेक करने का मन नहीं करता, और जब चेक करने का मन नहीं करता वो क्या करता है, मार्क्स काटता है। आपको एग्जाम में एकदम नीट एंड क्लीन लिखना है, आपको एग्ज़ाम में मिस्टेक कम से कम करनी है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में अच्छा लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, 10 नंबर आपके ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे, बस अच्छा लिखने के तरीके से। ठीक है, मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखे, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एंड मैंने एक वीडियो और भी बनाई है कि आप 30 डेज़ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि जो आप एग्ज़ाम से जस्ट 1 महीने पहले जो पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, और वही ज़्यादा आपको एग्जाम में याद रहता है। 2-3 महीने जो आप पहले पढ़ते हो वो नहीं याद रहता, लेकिन जो 1 महीने पहले पढ़ते हो जरूर याद रहता है। तो इस वजह से मैंने उस वीडियो को क्रिएट किया आप सभी के लिए। इस वीडियो को भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। ठीक है, ये 2 वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे हेडिंग डाल देनी है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 3 मार्क्स में पूछा है, ये डाल दोगे तो ये नीचे का आपको कुछ पढ़ता नहीं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, आंसर क्या लिखा बच्चे ने, जलवायु प्रभावित करने वाले टॉपिक को पढ़ा, हाईलाइटेड कर दिया है आपने 2 स्केल से, ज़्यादा डिजाइन नहीं करना, सिंपली हाईलाइट करना। ठीक है, जैसा सीबीएसई पैटर्न पर बताती कैसे कॉपी लिखना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी के थ्रू। तो आप 3 पॉइंट लिख देते हो, आपको 3 मार्क्स दे करके चेक करके चला जाता है। जितना कम टाइम एग्जामिनर आपकी कॉपी पे लेगा उतने ज़्यादा मार्क्स देगा, और जितना ज़्यादा टाइम आपकी कॉपी पे लेगा तो वो गलतियाँ ढूंढेगा, गलतियाँ निकालेगा, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो पहला ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है ना। तो ऊंचाई बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है जलवायु को। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, क्योंकि जहाँ समुद्र के पास रहेंगे वहाँ पर जलवायु ठंडी रहेगी, और समुद्र से दूर तो गर्म रहेगी। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है जलवायु को। वायु दाब, वायु प्रेशर, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बता रखा है कि बारिश कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, मौसम कैसे, मैंने बिल्कुल चित्र की तरीके से समझा रखा है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो मैंने चैप्टर एनसीईआरटी का करवा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर आप जाओ, और क्लास 9 टर्म 2 सिलेबस जो है वो सारा कंप्लीटेड है, आप जा करके वहाँ से अपने सभी सिलेबस को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम। एल नीनो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, एंड 3 मार्क्स में भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों को, ठीक है। एल नीनो क्या है? 2014 में क्वेश्चन आया है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। देख सकते हो आप लोग 5-6 सालों से लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है, ठीक है। ये जो पेरू है उसके तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत जलधारा को अस्थायी रूप से हटा देती है और उसका स्थान ले लेती है, ठीक है। इसी को एल नीनो कहते हैं। 1 मार्क्स में पूछे तो ऐसे लिख, 3 मार्क्स में पूछे तो कैसे लिख सकते हो आप, देखो। एल नीनो एक गर्म जलधारा है, पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और पेरू की शीत जलधारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है, तीसरा पॉइंट के साथ आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। और आप हेडिंग में, जैसे इस वाली मैंने हेडिंग को डाला था, आप लोग क्या डालोगे स्टूडेंट, आप लोग डालोगे उसकी जगह पर एल नीनो की व्याख्या, उसके बाद आप हेडिंग को हाईलाइट करोगे ऐसे, बिल्कुल इस तरीके से देख सकते हो जैसे मैंने इसमें किया था। इस तरीके से आप हाईलाइट करोगे और उसके बाद ऐसे आप पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम चैप्टर 5 के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ ज़रा सा, अब ठीक दिखेगा आपको, ठीक है। चैप्टर 5 एनसीईआरटी आपकी जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। चैप्टर 5 प्राकृतिक वनस्पति से क्या अभिप्राय है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी है तो आपको प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं और वन्य प्राणी क्या होता है इसके बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो अब आपको पता हो जाएगा और आपके डाउट सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो प्राकृतिक वनस्पति से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014, 2015, 2016, 2018 एंड 2019, 2020, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 6 सालों से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अब इसका आंसर क्या लिखोगे, जो वनस्पति मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाती हैं उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सिंपल, 1 मार्क्स में। ऐसी वनस्पति जो मनुष्य की बिना सहायता के उग जाती हैं या पैदा हो जाती हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आपके क्वेश्चन, अब वन्य प्राणी, अब आप कहोगे सर वन्य प्राणी किसे कहते हैं ये भी हमें बताओ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ वन्य प्राणी भी किसे कहते हैं आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते अब हम लोग, पहले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ वन्य प्राणी किसे कहते हैं। ऐसे प्राणी जो वनों में रहते हैं और उन पर निर्भर होते हैं उन्हें वन्य प्राणी कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो वनों में तो नहीं रहते, ना वनों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखोगा नॉर्मल कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है आपके आसपास भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो बड़े हैं, वन हैं, जो वन में ही रहते हैं, जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये सब वन में ही रहते हैं और ये उन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, इसलिए इन्हें वन्य प्राणी कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के किन्हीं 3 नेशनल पार्कों का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछता है भारत के किसी एक नेशनल पार्क का नाम बताइए। आपके मैप में भी पूछता है कि किन्हीं 2 नेशनल पार्क को जो है आपको फिल करना है मैप में। 5 मार्क्स में जैसे मैप आता है आपका मैप वर्क, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले आप लोग देखो 2014, 15, 16, 18, 19 एंड 20, ये क्वेश्चन आपका पिछले 6 सालों से आ रहा है स्टूडेंट, 6 साल। इस क्वेश्चन का आंसर अब हम देखते हैं फटाफट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मैप वर्क में भी पूछेगा, आपसे 1 मार्क्स में भी पूछेगा, आपसे 3 मार्क्स में भी पूछेगा। इस क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हो, ये क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से लर्न कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट। अच्छे से इसको प्रिपेयर करके ही जाना एग्जाम में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के 3 नेशनल पार्क आप हेडिंग डाल दोगे, उसके बाद कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, देखो नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में आपका, राइट। यूपी, जो यूपी है इधर, यूपी के एकदम ऊपर है, यहाँ पर उत्तराखंड है, ठीक है, यूके उत्तराखंड, राइट। गिर नेशनल पार्क जहाँ पे गुजरात में है, जहाँ पे शेर पाए जाते हैं,
गिर नेशनल पार्क, ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात कहाँ है आपका? गुजरात आपका है पश्चिम साइड में, महाराष्ट्र के पास में। मैं आपको मैप वर्क भी, मैंने मैप में काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता रखी हैं और मैप बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया है। उस मैप को अगर देख लिया आपने, उस मैप वीडियो को, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ, पक्का 100% आपको मैप समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें रटाया नहीं है और वीडियोज़ इसकी तरह जैसे बता देते, लेक्चर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में और चले गए और वीडियो की तरह, और यूट्यूब पे बतेरो वीडियो आपको ऐसे मिल जाएगी। लेकिन मैंने उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन किया है हर एक पार्ट को, कि भारत के जो पूर्वी राज्य है, सेवन सिस्टर, उसको कैसे लर्न करें, भारत के तटीय क्षेत्र जो साइड से उसको कैसे लर्न करें। ठीक है, जितने भी हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो, फुल एक्सप्लेनेशन किया मैंने, आपको सारा मैप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर देखना उस वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम। आप एसएसटी की अपने बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको एसएसटी में अच्छा मार्क्स 90+ मार्क्स मैं दिलाऊंगा। जितने चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बस आप उतनी प्रिपेयर करते चलो। ठीक है, थर्ड है कान्हा किसली उद्यान। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका है एमपी, मध्य प्रदेश। ये भारत के एकदम मध्य में उपस्थित है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। तो ये ट्रिक्स हैं जो मैंने उस मैप में डिस्कस किए। ठीक है, आगे बढ़ते अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी जो एसएसटी से पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको आगे भी 9th में पूछेगा, 10th में भी पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप याद करना, अच्छे से इसको भी प्रिपेयर करना। वनों से होने वाले लाभों का वर्णन करो। ठीक है, 3 मार्क्स में 2014 में आया है, 15 में आया है, 16 में, 18 में, 19 में एंड 20 में। आपका ये क्वेश्चन 6 सालों से आ रहा है। ठीक है, लगातार ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप डालोगे वनों से होने वाले लाभ, हेडिंग डाल करके आप लिखोगे वर्षा लाने में सहायक है, ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, लकड़ी हमें देता है, खाद की प्राप्ति हमें देता है, खाद हमें देता है। ठीक है, खाद की प्राप्ति होती है हमें इससे। ठीक है, लकड़ी की प्राप्ति होती है हमें इससे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है खाद की प्राप्ति होती है, चौथा पॉइंट है। हालांकि 3 ही देते, मैंने 4 पॉइंट आपको दिए हैं, अच्छे से डिस्कस किया है, और 12 पॉइंट्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, जो कि हमें क्या देता है, हमें औषधि देता है ना, तुलसी वगैरह सब औषधीय पेड़ है जो कि आपको देते हैं। ठीक है, अगला आगे बढ़ते अब हम चैप्टर 2 हिस्ट्री, जो आपके एसएसटी का है, उससे अब हम बात करेंगे, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये चैप्टर है, हिस्ट्री से 2 चैप्टर आ रहे हैं आपका, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, और चैप्टर 3 आपका नतशीवाद और हिटलर का उदय। ये दोनों चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा इस दोनों चैप्टर को, तो जा करके वीडियो को ज़रूर प्लेलिस्ट चैनल पर जाओ, और चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 9 टर्म 2 फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वहाँ से जा करके आप इन दोनों चैप्टर को बड़े अच्छे से समझना। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया है, सारे क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किए, महत्वपूर्ण जितने भी हैं, आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा, हेल्प मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आप जितने सब्जेक्ट है, आप मैथ में देते हो 2 घंटा, साइंस में देते हो 2 घंटा, हिंदी में और एसएसटी में, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एसएसटी आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तो पढ़नी पड़ेगी ना स्टूडेंट। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। हालांकि मैथ और साइंस का भी मैं जल्दी इम्पोर्टेंट जो है वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, तब तक आप अभी ये इसको रेडी कर लो, प्रिपेयर कर लो। ठीक है, रूसी क्रांति के विश्व पर जो प्रभाव पड़े उनका वर्णन करो, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 एंड 2020। ये क्वेश्चन भी 5 साल से 6 साल से लगातार पूछा जा रहा है, हर साल आता है। तो आप डालोगे हेडिंग रूसी क्रांति का विश्व पर प्रभाव, हेडिंग डालने के बाद आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। विश्व के जो अन्य किसान थे उनका सम्मान बढ़ने लग गया, क्योंकि किसानों ने जब आंदोलन किया तो वहाँ पर रूस के ऊपर इतना प्रभाव हुआ कि राजा जो था, रूस में जार का जो शासन था, जार मतलब राजा, तो उसका जो शासन था, जार को वहाँ पे राजा कहते हैं ना, तो उसका जो शासन था वो हटने लग गया।
तो उसका प्रभाव हुआ, तो विश्व के जो अन्य किसान थे और भी देशों में उनका भी सम्मान बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि अन्य देशों के जो शासन करने वाले लोग थे उन्हें लगा अगर हम अपने किसानों को सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे तो ये भी आंदोलन करेंगे, तो वो अपने किसानों का सम्मान करने लगे। दूसरा पॉइंट है पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के बीच संघर्ष होने लगे। पहले क्या था, पूंजीपति लोग जो कह देते थे श्रमिकों को, श्रमिक वही करते थे, लेकिन इसके बाद श्रमिकों ने भी किसानों की तरह आंदोलन करने के लिए मतलब जागरूक हुए वो भी, और पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के बीच संघर्ष बढ़ने लगे जो मजदूर थे। ठीक है। दूसरा, लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान की मांग करने लगे। पहले लोग कैसे भी मिलता था खा लेते थे, कैसे भी रह लेते थे, लेकिन अब इसके बाद लोग जागरूक हुए, रोटी, कपड़ा और मकान की सरकारों से मांग करने लगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है खूनी रविवार से क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी जरूर प्रिपेयर करना। 2014, 15, 16, 18, 19 एंड 20 पिछले 6 सालों से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है आपकी एग्जाम में। तो इसका पहला पॉइंट, रूस में जार, मैंने बोला था जो जार होता है उसको कहते हैं राजा। को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इन वर्ड, जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, उनको समझने का खेल होता है, कुछ नहीं होता है एसएसटी में। ठीक है। का शासन अत्याचारपूर्ण होना, उनका जो शासन था बहुत अत्याचार वाला था, तो इसी वजह से लोग उसका विरोध करने लगे। तो उन्हें जो है क्या हुआ, जनवरी के मंथ में 1905 में जनवरी के मंथ में क्या हुआ, वहाँ पर एक हमला हो गया जिसमें 100 मजदूर मारे गए और 300 करीब घायल हुए थे। और यह घटना कब हुई थी, रविवार को हुई थी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा, खूनी रविवार पड़ा। यह घटना 1905 में रविवार को हुई थी। और 1905 की रूसी क्रांति को भी आपको याद रखना, 1905 में रूसी क्रांति भी हो रही थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, आप लोग इसको भी देख लो। 2014 में आया है क्वेश्चन, 2015 में आया है, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। ठीक है, 6 सालों से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, उत्तर क्या है, क्वेश्चन क्या है और उत्तर क्या है, ये देखो। सबसे पहले, रूस की संसद का क्या नाम था। रूस की संसद का नाम पूछा जाता है तो रूस की संसद का नाम ड्यूम था, ड्यूम। ठीक है, ड्यूम, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। एंड स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो से मदद मिली है तो अपने क्लासमेट्स को भी और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिल सके, वो भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में।